श्रृंखला माफिया साइलेंट ऑब्सेशन एपिसोड 6। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविकता रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी में दर्शाए गए सभी पात्र, कैरेक्टर्स, घटनाएं, इवेंट्स, जगहें, लोकेशंस और स्थितियां, सिचुएशंस लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन करना है। कृपया इसे वास्तविक जीवन से संबंधित न समझें और किसी भी पात्र या घटना को असल व्यक्ति से न जोड़ें। लेखक की ओर से सूचना। माफ़ कीजिए पाठकों, तकनीकी गलती के कारण एपिसोड 6 का कुछ हिस्सा मुझसे डिलीट हो गया था, जिसे मैंने रात भर जागकर फिर से लिखा है। आपकी उत्सुकता और प्यार का सम्मान करते हुए मैं आज रात, संभवतः रात के 1 बजे तक, कहानी का अगला भाग एपिसोड 7 जरूर पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके धैर्य और निरंतर सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल पढ़ते रहिए। दिल। कहानी अब तक। कपूर परिवार रणजीत, दामिनी और अंकिता रुद्र सिंह शेखावत के कर्ज और बदले के डर से चुपके से देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा था। भागने से ठीक पहले बेटी अंकिता कपूर अपने बॉयफ्रेंड रणवीर से मिलने गई। रणवीर ने अंकिता को तारा को उसके पास लाने के लिए 50 लाख रुपये दिए थे, क्योंकि वह तारा की सादगी पर फिदा था। लेकिन रणवीर को पता चला कि अंकिता डील पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि तारा को पहले ही रुद्र सिंह शेखावत के गार्ड्स अगवा करके ले जा चुके थे। गुस्से में रणवीर ने अंकिता को थप्पड़ मारा और तुरंत अपने 50 लाख रुपये वापस मांगे, साथ ही उसे अपमानित किया। रणवीर के इस धोखे और थप्पड़ से अपमानित होकर अंकिता ने दिल में बदला लेने की क्रूर ज्वाला जगाई और तुरंत एयरपोर्ट पहुंचकर अपने माता पिता के साथ जर्मनी भाग गई। कपूर परिवार ने अपनी बेटी को बचाने के लिए गरीब और बेबस तारा को अंकिता कपूर बताकर बलि का बकरा बना दिया था। इधर तारा पिछले 5 दिनों से रुद्र के डार्क मैंशन में अंकिता कपूर बनकर बेबस जीवन जी रही है। वह दिन रात अकेले मैंशन का काम करती है, इतनी थक चुकी है कि रोने की भी फुर्सत नहीं मिलती। तारा की बेबसी देखकर वीर रुद्र के गार्ड को उस पर तरस आया और उसने उसे साफ कपड़े दिए। पर वीर, जय और सिद्धार्थ को अब शक होने लगा है कि यह लड़की अंकिता कपूर नहीं हो सकती, क्योंकि यह इतनी भोली और मेहनती है, जबकि कपूर की बेटी बिगड़ैल थी। उनका शक तब यकीन में बदल गया जब डिनर पर सिद्धार्थ ने गलती से उसे तारा कहकर पुकारा और तारा डर के मारे रोते हुए भाग गई। तीनों भाइयों को पता चला कि कपूर ने उन्हें धोखा दिया है और ये लड़की उनकी नौकरानी है। वे अब हर हाल में कपूर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रुद्र अगली रात मुंबई लौट रहा है। वहीं दिल्ली में रुद्र गुस्से में है, क्योंकि जब भी वह आंखें बंद करता है उसे उस अगवा लड़की तारा का मासूम चेहरा दिखाई देता है, जिसने उसकी नींद और सुकून छीन लिया है। रुद्र को नहीं पता कि जिसे वह इतनी दर्द देने की योजना बना रहा है अपने फ्रस्ट्रेशन में, वह असल में उसका शिकार नहीं बल्कि एक मासूम और बेबस लड़की है। अब इससे आगे अजनबी डर और अनचाहा ठहराव। अगली सुबह हो चुकी थी। पिछली रात तारा नाम सुनकर और अपनी सच्चाई पकड़े जाने के डर से स्टाफ क्वार्टर का दरवाज़ा बंद करके भागी तारा फर्श पर बैठकर सिसकते हुए रो रही थी। रात कब बीती और कब उसकी थकी हुई आंखें बंद हो गईं, उसे पता ही नहीं चला। वह ज़मीन पर बैठी बैठी ही बेहोश हो चुकी थी। उसे होश तब आया जब दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई, खट खट खट। उसका दिल तेजी से धड़का। आंखें खोलकर कांपते हुए हाथों से वह धीरे से दरवाज़ा खोलती है। सामने राहुल खड़ा था। तारा की आंखों में अभी भी रात के आंसू और बेबसी छाई थी। वह घबराते हुए बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं आने ही वाली थी काम करने के लिए। राहुल ने दरवाजे पर हाथ रखा और शांत लहजे में कहा, मुझे सिद्धार्थ सर ने आपको एक सूचना देने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप अब से कोई काम नहीं करेंगी, आप अपने कमरे में आराम कर सकती हैं। बिना किसी और बात के राहुल पलट कर चला गया। तारा ने हड़बड़ी में दरवाज़ा बंद किया और उसे अंदर से लॉक कर दिया। उसका शरीर जमीन पर बैठ गया। अचानक मिले इस आराम के आदेश से उसे राहत नहीं बल्कि और ज्यादा डर महसूस हो रहा था। उसे लगा कि यह तूफान से पहले की शांति है। सिसकते हुए वह खुद से बात करने लगी। उन्हें सच पता चल गया। वे सब जानते हैं कि मैं तारा हूँ, अंकिता नहीं। अब ये माफिया लोग मेरे साथ क्या करेंगे? उसे इस घर के मालिक रुद्र सिंह शेखावत से सबसे ज्यादा डर लग रहा था। तारा कभी रुद्र से मिली नहीं थी, पर उसने स्टाफ को उसके भयानक और क्रूर गुस्से के बारे में बात करते हुए सुना था। उसने सुना था कि अगर रुद्र को गुस्सा आ जाए तो वह किसी को नहीं छोड़ता। स्टाफ की बातों से तो ऐसा लगता था जैसे वह लोगों को जान से मार देता है। उसने मन में यह बात दोहराई कि वह दुनिया के सबसे बड़े माफिया के घर में है और अब उसका अंत निश्चित है। हालांकि ये बात भी सच थी कि तारा ने रुद्र के बारे में सिर्फ बुराई नहीं सुनी थी। उसने सुना था कि रुद्र बेवजह किसी को सजा नहीं देता, वह गरीबों की मदद करता है और उसका एक बहुत बड़ा चैरिटी अस्पताल और कई अनाथ आश्रम व वृद्धा आश्रम चलते हैं। लेकिन इस समय डर उस पर हावी था। वह इंसानियत के एक बुनियादी व्यवहार की तरह सारी अच्छी बातों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ रुद्र की क्रूरता को याद कर रही थी। उसका डर आंसुओं की नदी बनकर बह रहा था। वह बेड के किनारे पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी।
उसकी आंखें, गाल और नाक रोने से पूरी तरह लाल हो चुके थे। उसकी नाक भी छिल गई थी। वह अपने कांपते हुए होंठों से बस एक ही प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में रुद्र सिंह शेखावत, जो कल रात मुंबई के लिए रवाना होने वाला था, वह अब सुबह 10 बजे दिल्ली से वापस मुंबई के लिए निकल रहा था। इसकी वजह थी अनुष्का रायचंद। अनुष्का रुद्र को काम में इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी कि उससे बचने के लिए रुद्र ने तुरंत वापस जाने का फैसला कर लिया। वह भी अनुष्का को अपने बिजनेस की वजह से झेल रहा था, वरना वह अब तक उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका होता। रुद्र ने विनय को वापस जाने का यही बहाना दिया कि वह अनुष्का से बच रहा है, पर वह दिल ही दिल में जानता था कि यह पूरी तरह सच नहीं था। जब से उसने उस लड़की तारा को बालकनी में चांद देखते हुए देखा था, तब से उसकी नींद और शांति दोनों छिन चुकी थी। वह जानता था कि वह उस लड़की को फिर से देखने के लिए बेताब हो चुका है, पर वह इस बात को अपने अभिमान की वजह से स्वीकार नहीं करना चाहता था। वह अपनी अनचाही बेचैनी और क्रोध के साथ तेजी से मुंबई की ओर बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के शोरगुल से दूर एक शांत और बेहद खूबसूरत जगह पर एक विशाल और शानदार महल खड़ा था, सफ़ेद संगमरमर व्हाइट मार्बल से बनी सिंह हवेली। ये हवेली जितनी खूबसूरत थी, उसमें रहने वाले कुछ लोगों के दिल उतने ही काले थे। इन्हीं में से एक था रणवीर, वही बिगड़ेल विधायक का बेटा, जिसने अंकिता को तारा के लिए 50 लाख दिए थे। अगली सुबह रणवीर अपने आलीशान कमरे में अपने दोस्त समीर रायचंद्रा के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर अपने किए गए कामों का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वह इस वक्त बेहद गुस्से में था और ड्रिंक कर रहा था। समीर बिजनेसमैन विक्रम रायचंद और अनुष्का रायचंद का भाई था। दिल्ली से मुंबई पढ़ाई के लिए आया ये लड़का भी बिगड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद था, जो लड़कियों को अपनी जागीर समझता था। दोनों दोस्त बिल्कुल एक जैसे थे। गुस्से में रणवीर ने ग्लास पटकते हुए कहा, साली कमीनी, मैंने उसे 50 लाख उस लड़की के लिए दिए थे, पर वह रुद्र सिंह शेखावत उसे तारा को ले गया। मुझे वह लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए। समीर ने उसे शांत करते हुए कहा, यार, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम रुद्र सिंह शेखावत से लड़ सकें। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि लड़कियों के ऊपर कोई गंदी नज़र रखे। साला खुद किसी लड़की को देखता नहीं और सबका मसीहा बनकर चलता है। समीर ने एक घूंट लिया और आगे कहा, हमारे पास बस इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिस दिन वह लड़की रुद्र सिंह शेखावत के मेंशन से बाहर आएगी, उस दिन इस दुनिया को आखिरी बार देखेगी। यह मेरा वादा है तुझसे। उसे मैं तेरे पास किसी भी कीमत पर लेकर आऊँगा, बस इंतज़ार कर। समीर की आंखों में क्रूरता तैर गई। मैंने रुद्र सिंह शेखावत के मेंशन के बाहर अपने जासूस लगा दिए हैं। जैसे ही वह लड़की मेंशन से बाहर आएगी, हम उसे पकड़ लेंगे। और मुझे ये भी लगता है, जैसे ही रुद्र को कपूर के धोखे के बारे में पता चलेगा, वह उस लड़की को धक्के मार के मेंशन से बाहर निकाल देगा। बस भाई, उसी दिन का इंतज़ार कर। रणवीर के होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई। मुझे बस उसी दिन का इंतज़ार है। ऐसी कोई लड़की नहीं जो मेरे बिस्तर तक ना आई हो और जिसे मैंने न चाहा हो। उसे तो आना ही होगा। दोनों दोस्त एक बहुत बुरी और क्रूर हंसी हंसने लगे। मुंबई एयरपोर्ट की शाम हल्की ठंडी हवा से सजी थी। रनवे पर एक काले रंग का प्राइवेट जेट धीरे धीरे लैंड करता है। उस पर सुनहरे अक्षरों में उकेरा हुआ नाम ब्लैक फॉल्कन हवा में अपनी शान बिखेरता है। जेट का दरवाज़ा खुलते ही सीढ़ियों पर एक ऊंचा, रौबदार और बेहद आकर्षक शख्स दिखाई देता है, रुद्र सिंह शेखावत। वह काले 3 पीस सूट में सजा था, सफ़ेद शर्ट की हल्की झलक उसके गले से झांक रही थी। उसकी आंखें गहरे समंदर जैसी नीली थीं, ठंडी पर रहस्यमयी। बाल पीछे की ओर सलीके से सेट थे और हल्की दाढ़ी उसकी मर्दानगी को और निखार रही थी। उसकी चाल में एक अलग ही ठहराव था, जैसे हर कदम पर ज़मीन उसे सलाम कर रही हो। उसके पीछे पीछे उसका वफादार असिस्टेंट विनय उतरता है, हाथ में टैबलेट लिए, हर छोटी बड़ी जानकारी चेक करता हुआ। रुद्र के इर्द गिर्द काले यूनिफॉर्म में एक सिक्योरिटी टीम चल रही थी, जिनकी वर्दी पर चमकते हुए अक्षरों में लिखा था ब्लैक शैडो। उनकी मौजूदगी ही बता रही थी कि रुद्र कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम है जिससे लोग दूर से ही खौफ और इज्जत दोनों महसूस करते हैं। एयरपोर्ट के बाहर पहले से ही काले रंग की लग्जरी कारों का एक काफिला खड़ा था, बीच में एक ब्लैक रॉयल रोल्स रॉयस, जिसके दरवाजे तक लाल कालीन बिछाया गया था। जैसे ही रुद्र बाहर निकलता है, हवाओं में उसके इत्र की तीखी, मर्दाना खुशबू फैल जाती है। सूरज की ढलती किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हैं और वो पल कुछ पलों के लिए जैसे ठहर जाता है। विनय तेजी से आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोलता है। सर, डार्क मैंशन तक रास्ता क्लियर है, विनय धीमी और पेशेवर आवाज़ में कहता है। रुद्र हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है और कार में बैठ जाता है। काफिला चल पड़ता है। ब्लैक कारों की कतारें सड़कों पर बिजली की तरह दौड़ती हुई निकलती हैं। हर गाड़ी के शीशे काले, हर मोड़ पर सिक्योरिटी तैनात, और कुछ ही देर में शहर की चकाचौंध पीछे छूट जाती है। अब रास्ता एक पुराने जंगल से होकर जाता है, जहां हल्की धुंध और ठंडी हवा का सन्नाटा पसरा है।
कुछ दूरी पर अंधेरे में घिरी एक विशाल हवेली उभरती है, डार्क मैंशन। रुद्र की कार डार्क मैंशन के पोर्टिको में प्रवेश करती है। जैसे ही रुद्र और विनय हवेली के भव्य हॉल में दाखिल होते हैं, वे देखते हैं कि तीनों भाई सिद्धार्थ, जय और वीर पहले से ही इंतजार में सोफे पर बैठे हैं। रुद्र को देखते ही सिद्धार्थ तुरंत खड़ा हो जाता है। तू तो रात को आने वाला था, इतनी जल्दी कैसे आ गया? सिद्धार्थ के चेहरे पर आया तनाव साफ झलक रहा था। रुद्र ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाए और शांत लहजे में कहा, क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हो रही है। मेरा काम पहले खत्म हो गया, इसलिए मैं पहले आ गया। क्या तुझे इससे कोई दिक्कत है? मुझे क्या दिक्कत होगी भाई, मुझे तो खुशी हो रही है। सिद्धार्थ ने तुरंत एक झूठी मुस्कान ओढ़ ली, मगर उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। यार, यह इतना जल्दी क्यों आ गया? अभी तक तो हमने कपूर की कोई जानकारी नहीं निकाली है। ना जाने वह कमीना कहाँ जाकर छुपा हुआ है। अगर इसे कपूर की सच्चाई पता चल गई तो जो भी इंसान इसके सामने आएगा वह इसका गुस्सा झेलेगा। और सबसे पहला गुस्सा तो ये जय और वीर झेलेंगे, और उसके बाद बेचारी तारा। रुद्र ने अपने भाई के चेहरे का बदलता रंग देखा पर कोई टिप्पणी नहीं की। वह अपने चौथे फ्लोर पर स्थित कमरे की ओर बढ़ गया। रुद्र अपने कमरे में दाखिल होता है। वह कमरा किसी 5 सितारा महल से कम नहीं था। मखमली पर्दे, काले और सुनहरे रंगों की वॉल, एक बड़ी ग्लास विंडो जिससे शहर की रोशनी झिलमिला रही थी। बीच में एक किंग साइज बेड जिस पर सिल्क की चादरें बिछी थीं। रुद्र ने अपना कोट उतारा, घड़ी खोलकर मेज पर रखी और तुरंत अपने प्राइवेट वॉशरूम की ओर बढ़ गया। ताज़े होकर वह अपनी वार्डरोब में गया और एक ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहनकर आया। शीशे के सामने बाल सेट करके वह नीचे हॉल में आ गया। अब लंच का समय हो चुका था। रुद्र, सिद्धार्थ, जय, वीर और विनय सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ चुके थे। हॉल में अजीब सी खामोशी छाई थी। सभी शांति से खाना खा रहे थे, पर तीनों भाइयों की आंखें बार बार रुद्र के चेहरे पर जा रही थीं, ये देखने के लिए कि वह कब विस्फोट करेगा। तभी विनय ने एक निवाला लिया और शांत माहौल में अपनी बात रखी। सर, यह उस दिन के खाने की तरह टेस्ट नहीं कर रहा है। क्या आज खाना उस लड़की अंकिता ने नहीं बनाया है? विनय के ये शब्द टेबल पर किसी बॉम्ब शेल की तरह गिरे। सिद्धार्थ, जय और वीर के चेहरे पल भर में काले पड़ गए। उन्होंने गुस्से से विनय को घूरना शुरू कर दिया, मानो मन ही मन उसे कोस रहे हों कि साले को ये बात अभी ही कहनी थी। तीनों को रुद्र से बेहद डर लग रहा था। अगर उसे पता चला कि तारा ने खाना नहीं बनाया है तो वह समझेगा कि उस लड़की ने उन्हें भी फंसा लिया है। मगर उन्हें यह नहीं पता था कि रुद्र को खाने का पहला निवाला लेते ही यह बात पता चल चुकी थी कि यह खाना उस लड़की ने नहीं बनाया है। फिर भी रुद्र ने अपना शांत चेहरा बनाए रखा। उसने अपनी नीली, रहस्यमयी आंखों से एक बार विनय की ओर देखा, फिर खामोशी से दोबारा खाने लगा। टेबल पर सन्नाटा और गहरा हो गया। तीनों भाइयों का दिल डर से तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि रुद्र की खामोशी उसके आने वाले तूफान से भी ज्यादा भयानक होती है। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल से उठ चुके थे। अब वे सब हॉल के आलीशान सोफों पर बैठे थे। रुद्र अपनी कुर्सी पर शांत बैठा था, पर उसकी नीली आंखों की गहराई में किसी अनसुलझे सवाल का तूफान छिपा था। ये खामोशी सिद्धार्थ को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह जानता था कि अगर रुद्र को कपूर की सच्चाई बाद में पता चली और उसे यह पता चला कि उन्होंने यह बात उससे छिपाई थी, तो रुद्र का गुस्सा और भी विकराल हो जाएगा। बेहद हिम्मत जुटाकर सिद्धार्थ ने रुद्र को पुकारा। रुद्र, उसकी आवाज़ गंभीर थी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रुद्र ने ठंडी, सीधी आंखों से सिद्धार्थ की ओर देखा। हाँ, कहो, उसने केवल इतना कहा। सिद्धार्थ ने हॉल के चारों ओर देखा, जहां विनय, जय और वीर भी मौजूद थे। क्या हम लोग लाइब्रेरी में जाकर बात कर सकते हैं? मुझे लगता है ये बात यहाँ करना सही नहीं होगा, सिद्धार्थ ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा। रुद्र अपने दोस्त सिद्धार्थ के चेहरे की गंभीरता देखकर समझ गया कि मामला बड़ा है। वह बिना कुछ कहे उठ गया। लाइब्रेरी की ओर जाते हुए रुद्र की चाल में वही अटल ठहराव था, पर उसके इर्द गिर्द का माहौल अचानक से बिजली के तार की तरह तनावपूर्ण हो गया था। पांचों लोग लाइब्रेरी में पहुंचे। रुद्र बीच की एक आरामदायक चमड़े की कुर्सी पर बैठ गया और बाकी चारों भी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। सिद्धार्थ ने लंबी सांस ली और बात शुरू की। रुद्र, कपूर ने हमारे साथ धोखा किया है। रुद्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह पूरी तरह से पत्थर की मूरत बन गया था। उसकी आंखें सिद्धार्थ पर टिकी थीं, मानो कह रही हों। और जब सिद्धार्थ ने देखा कि रुद्र सिर्फ उसे घूर रहा है तो वह डर गया। उसका गला सूख गया। उसने अपनी बात को सही ठहराते हुए लगभग हकलेट हुए कहा, ये सब हमारी गलती नहीं है। ये सब कपूर की गलती है। उसने हम लोगों के साथ धोखा किया है। फिर उसने एक ही सांस में सारा सच उगल दिया। उसने अपनी बेटी अंकिता कपूर की जगह अपनी नौकरानी तारा को हमारे पास भेज दिया। और यह बात हमें तब तक नहीं पता चली जब तक कल रात उसका नाम गलती से मुंह से नहीं निकल गया। सिद्धार्थ ने रुककर गहरी सांस ली। और वह लोग, कपूर परिवार, देश छोड़कर भाग चुके हैं।
हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कौन से देश में गए हैं। ये बात हमें कल ही पता चली है कि जो लड़की हमारे घर में है वह अंकिता कपूर नहीं है, बल्कि उसका नाम तारा है। सिद्धार्थ ने हिम्मत करके रुद्र की तरफ देखा। भाई, मुझे पता है कि तुझे गुस्सा आ रहा होगा, पर उस लड़की पर गुस्सा मत करना। वह बहुत मासूम और बेबस है। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर पहली बार एक तीखी, कड़वाहट भरी मुस्कान आई। उसकी आवाज़ में एक जानलेवा खामोशी थी जो उस कमरे की हर किताब को थर्रा रही थी। औरत कभी मासूम नहीं होती, रुद्र ने जहर भरी नफरत के साथ कहा। वह हमेशा चालाक होती है। अगले ही पल उसकी आवाज़ अचानक जोरदार दहाड़ में बदल गई। उसने अपनी नज़र जय और वीर की ओर फेरी। जय, वीर, जाओ, उस लड़की तारा को अभी मेरे सामने लेकर आओ। रुद्र की आवाज़ की गूंज लाइब्रेरी की दीवारों से टकराए। जय और वीर बिना एक पल रुके तेजी से लाइब्रेरी से बाहर निकल गए। सिद्धार्थ और विनय दोनों ने असहाय होकर एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि अब किसी भी पल तूफान आ सकता है। जय और वीर तेजी से सर्वेंट क्वार्टर की ओर बढ़े। वहीं सर्वेंट क्वार्टर में तारा अपने छोटे से बेड से सटी हुई डरी सहमी बैठी थी। उसे पता था कि सच बाहर आ चुका है और रुद्र के आने का मतलब उसके लिए कयामत है। उसकी आंखें रो रोकर सूज चुकी थीं। तभी उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। तारा का दिल हलक में आ गया। डरते कांपते हुए उसने धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोली। दरवाजे के सामने जय और वीर खड़े थे। उनकी आंखों में अब कोई दया या तरस नहीं था, सिर्फ गंभीर आदेश था। जय ने कठोर आवाज में कहा, तुम्हें रुद्र सर बुला रहे हैं, चलो। ये बात सुनते ही तारा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह इतनी घबरा गई कि उसके होंठों से कोई आवाज नहीं निकली। वह जानती थी कि वह उन दोनों को मना नहीं कर सकती। इस वक्त उसके बाल खुले हुए थे और वह एक सिंपल सी सफ़ेद टी शर्ट और ग्रे ट्राउजर में थी। डर के मारे वह शायद चप्पल पहनना भी भूल गई थी। वह इस वक्त बिल्कुल डरी हुई बिल्ली की तरह दिख रही थी, छोटा सा शरीर, बेबस आंखें। तारा ने चुपचाप अपना सिर झुकाया और जय तथा वीर के पीछे पीछे डार्क मैंशन के अंदरूनी हॉल की ओर चल पड़ी। उसके हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वह पहली बार उस क्रूर और खूंखार इंसान से मिलने जा रही थी जिसका नाम सुनकर भी लोग कांपते थे। अब आगे क्या होगा? रुद्र और तारा का पहला सामना कैसा होगा? मेरे प्यारे पाठकों और माफिया साइलेंट ऑब्सेशन परिवार, सबसे पहले तो मैं कल एपिसोड अपलोड न कर पाने के लिए तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दरअसल कल रात 11 बजे मैं दूसरा एपिसोड डिलीट करना चाह रही थी, लेकिन नींद के कारण मुझसे गलती से एपिसोड 6 तारा और रुद्र के पहले आमने सामने आने वाला एपिसोड ही डिलीट हो गया। लाउडली क्राइंग। पूरी रात और आज दिन भर मैंने पूरी मेहनत और लगन से उस पूरे सीन को फिर से लिखा है, ताकि आपको कहानी में कोई कमी महसूस न हो। आपकी यह कहानी मेरे लिए सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि मेरा सपना है। दिल, आप मेरी हिम्मत हैं, मेरी ताकत है दिल। आप सब मेरी परिस्थिति को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं एक नीट की छात्रा हूँ और अपनी पढ़ाई के बीच अपनी मम्मी से छुपकर बहुत मुश्किल से ये कहानियाँ लिखती हूँ। उन्हें पसंद नहीं कि मैं पढ़ाई छोड़कर किसी और चीज़ पर ध्यान दूँ। मेरा सपना है एक राइटर बनना, और ये कहानियाँ ही मेरी उड़ान हैं। आपकी छोटी बहन समझकर मैं आपसे दिल से यह सपोर्ट मांगती हूँ। सब्सक्राइब करें प्लीज़। मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाने में मदद करें। देखें और लाइक करें। मेरी हर वीडियो पर कम से कम 2 के व्यूज़ और 200 लाइक्स ज़रूर दें। आपका एक लाइक मेरी हज़ारों रात की मेहनत को सफल बना देता है। कमेंट करें प्लीज़। हर वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके कमेंट्स ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर आप कहानी से जुड़ी कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बेझिझक मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर या फिर सीधे यूट्यूब कमेंट में जाकर मुझसे कह सकते हैं। आपका सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देगा। धन्यवाद। आपकी राइटर NK कौसर। एपिसोड 7 जल्द ही आ रहा है। जुड़े रहें प्लीज़। मेरी कहानी को पूरा देखें, आगे चलकर यह कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।